नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। सरल संस्कृत व्याकरण के आधारभूत नियमों के इस पाठ 4 में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ लट लकार। सुनने में तो लट लकार बड़ा सरल सा लगता है, क्योंकि हमने पुस्तकों में भी यही पढ़ा है कि किसी भी धातु में ती तह अंति सी थ थ मी वह मह इन 3 प्रत्ययों को लगा दिया जाए तो परस्मैपदी धातुओं के लट लकार के रूप बन जाते हैं। पर जब हम इसका प्रयोग करने जाते हैं या पुस्तकों में लिखे हुए हम धातु रूपों को देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि सारी धातुओं के लट लकार के रूप एक जैसे नहीं है। अस धातु में अस्तिस्थ संति बनता है, पर पठ धातु में पठति पठता एक अ बीच में आ रहा है। तन धातु के रूप तनोति तनुतः तनवंती एक ओ बीच में आ रहा है, ऊ बीच में आ रहा है। और चुर धातु में चोरयति चोरयत चोरयंती लट लकार में ही बनते हैं, तो एक य का आगम हो रहा है और चू को चो हो रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, इसके क्या कारण है, उसके नियम क्या है, इन नियमों का एक सामान्य सा परिचय लेकर के फिर हम बात करेंगे लट लकार की और धातुओं से लट लकार बनाने के नियमों को हम जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं लट लकार। संस्कृत भाषा के प्रायः सभी शब्द धातुओं से ही बने। धातुओं में कृत प्रत्यय जोड़कर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनते हैं, जैसे नमन या शक्ति, मुक्ति, भक्ति इत्यादि। और धातुओं से तिंग प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनती हैं। संस्कृत में क्रियाएं 10 लकारों में होती हैं और धातु रूप 3 पुरुष तथा 3 वचनों में चलते हैं, जिसका विवेचन हम पाठ 2 में कर चुके हैं। यदि आपने वह पाठ 2 लकार और पुरुष के विषय में नहीं पढ़ा है तो आई बटन पर जाकर पहले आप उस वीडियो को अवश्य देखें, तभी आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। पाठ 2 में हमने जाना था कि संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिंग। पर माध्यमिक स्तर तक केवल निम्नलिखित 5 लकारों का ज्ञान ही आवश्यक है। वो है क्रमशः लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, जो क्रमशः वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, आज्ञार्थक और चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अब हम अपने आने वाले वीडियोस में क्रमशः एक एक लकार के धातु रूप बनाने व याद करने की विधि को जानेंगे। पर धातु रूप बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना परम आवश्यक है। माध्यमिक स्तर तक भी और प्राथमिक स्तर के भी छात्रों को ये नियम भले याद न करें, पर इन नियमों की जानकारी लेना आवश्यक है। तो आइए हम जानते हैं वो क्या नियम है। संस्कृत भाषा में लकारों के स्थान पर आदेश रूप में होने वाले जो प्रत्यय हैं उनको तिंग प्रत्यय कहते हैं। माने धातु रूपों में लगने वाले जो प्रत्यय हैं वो तिंग प्रत्यय कहलाते हैं और वो 2 प्रकार के होते हैं, परस्मैपद पद और आत्मनेय पद। तो 9 परस्मैपद पद और 9 आत्मनेय पद, इस हिसाब से वो प्रत्यय कुल 18 हैं। उनको याद करने की जरूरत नहीं है, पर जान ले इतना कि तिप तस जे सिप थस थ मिप वसमस ये परस्मैपद पद है और त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही मही ये आत्मनेपदी प्रत्यय है। अभी प्रारंभिक स्तर पर हम केवल परस्मैपदी धातुओं की ही यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो परस्मैपदी धातुओं से जो तिंग प्रत्यय लगते हैं उनका मूल स्वरूप निम्नानुसार है। अभी जो मैंने बोला 9 प्रत्यय हैं कुल, प्रथम पुरुष के 3, मध्यम पुरुष के 3 और उत्तम पुरुष के 3। तिप तस जी, सिप थस थ और मिप वस मस। देखिए, हमने और भी वीडियोस में देखा है कि जो प्रत्यय होते हैं वो मूल स्वरूप में जैसे भी हो, उनमें से
उनका कुछ अंश इत संज्ञक होता है और उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर भी इन परस्मैपदी तिंग प्रत्ययों में से ये देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के तिप, सिप और मिप के प का लोप हो जाता है, बचता है केवल ती, सी और मी। इसी तरह ये द्विवचन के जो तस, थस और वस हैं तथा बहुवचन का जो मस है, इन सब के स के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। स के स्थान पर विसर्ग हो जाता है तो वो बन जाता है थह, वह, तह और मह। इस झी को अंति आदेश हो जाता है और ये थ जैसा का तैसा बना रहता है। चलिए हम दूसरी स्लाइड में देखते हैं कि कैसे रूप परिवर्तित होते हैं प्रत्ययों के। ये देखिए, इस तीप के प का लोप हो जाता है तो शेष बचता है केवल ती। तस के स को विसर्ग हो जाता है तह, झी को अंति आदेश हो जाता है। फिर सिप का बचता है ये प, इसका लोप हो गया, सी बचा। थस के स को विसर्ग हो गया तो थह हो गया, ये थ जैसा का तैसा है। मिप के प का लोप हो जाता है, मी बचता है। वस के स को विसर्ग हो जाता है और मस के भी स को विसर्ग हो जाता है तो यहाँ वह और मह। तो अब ये जो लाल रंग से बने हुए प्रत्यय है, ये अब आपके रेडी हो गए प्रत्यय। देखिए, ती, तह अंति, सी, थह थ और मी, वह, मह। इत संज्ञक वर्णों के लुप्त हो जाने के बाद प्रत्ययों का ये स्वरूप बचता है। तो आइए अब यहाँ बहुत काटापीटी हो गए, हम इसको शुद्ध साफ देखते हैं कि कैसा बनता है। देखिए, ती, तह अंति, सी, थह थ, मी, वह, मह। ये तिंग प्रत्यय लट लकार वर्तमान काल में धातुओं से लगते हैं और लट लकार के धातु रूप बनते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि सभी धातुओं के रूप समान नहीं होते। जैसे अस्थि में कोई बीच में अक्षर नहीं आया, पठति में अ आया है, करोति में ओ आया है, चोरयति में ओ हो गया और यह भी आया बीच में। तनोति में भी तन धातु में ओ कहां से आ गया। तो इन सब बातों को जानने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि सभी धातुओं के रूप समान नहीं होते। तो एक समान चलने वाली जितनी भी धातुएं हैं उन सब को पाणिनि जी ने उन सबका एक समूह बना दिया और ये समूह जो है कुल 10 समूह बनाए, अर्थात 10 तरह से वर्तमान काल की धातुएं चलती हैं। तो 10 समूह बनाए, उनको 10 भागों में विभक्त किया और उसके एक एक भाग को एक एक गण का नाम दिया। आइए देखते हैं कैसे। तो ये सारी धातुएं 10 विभागों में विभक्त है जिनको गण कहते हैं। वो गण निम्नानुसार है: भ्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण और क्रियादिगण और चुरादिगण। इन गणों के केवल नाम जान लीजिए। प्रारंभिक स्तर पर सारे गणों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल भ्वादिगण से काम चल जाता है। यदि आप चाहते हैं कि इन सारे गणों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर भेजें। अगर थोड़े भी कमेंट्स आते हैं तो इस विषय पर एक अलग से वीडियो उच्च कक्षाओं के लिए बना दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, जो भी गण है उस गण की जो प्रथम धातु है उसी के नाम से गण का नाम पड़ा हुआ है। जैसे भू आदि गण, भू है आदि में जिसके, ऐसा गण कहलाएगा भ्वादिगण। और भ्वादिगण में जितनी भी धातुएं होंगी वो सारी धातुएं भू की तरह चलेंगे। भवति भवतः भवन्ति, पठति पठतः पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। अदादिगण का की पहली धातु अद है तो इसकी सारी जो धातुएं हैं वो अद की तरह चलेंगे। अत्ति अत्तः अदन्ति। इसी तरह जुहोत्यादिगण, देवादिगण सु, तुद, रुध, दन, क्री और चुर इत्यादि से प्रारंभ होने वाले गण हैं। अब हम क्षम्यता,
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक स्तर पर, तो प्रारंभिक स्तर पर केवल भ्वादि गण की धातुएं याद करने से काम चल जाता है और हम बात करेंगे भ्वादि गण की ही। भ्वादि गण प्रथम गण है और यह गण सारे गणों में महत्वपूर्ण है। इस गण के विषय में भी हम बात करेंगे कि यह गण सारे गणों में विशेष महत्वपूर्ण है और इस गण से चलने वाली धातुएं भी सबसे अधिक है। जो अन्य गण है या जो भ्वादि गण भी सारे गणों में रूप चलाने के लिए कुछ विशेषता लानी होती है और उन विशेषताओं को विकरण नाम दिया है। व्याकरण में उसको विकरण कहते हैं। तो इससे संबंधित वीडियो जब हम बनाएंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे कि हर गण में कौन सा विकरण लगता है। अभी हम बात करते हैं भ्वादि गण की। इस गण की प्रथम धातु भू है, इसलिए इसको नाम दिया गया है भ्वादि गण। यह गण 10 गणों में सबसे प्रमुख गण है। जैसे शब्द रूपों में सबसे प्रमुख अकारांत शब्द होते हैं, वैसे ही धातु रूपों में सबसे प्रमुख भ्वादिगण की धातुएं। भ्वादिगण की धातुओं से हमारा अधिकांश वाक्य बनाने का काम चल जाता है, क्योंकि धातु पाठ में सबसे ज्यादा धातुएं इसी गण में। धातु पाठ में कुल 1035 धातुएं इस भ्वादिगण के अंतर्गत आती हैं, जो कि जिनकी संख्या इतनी अधिक है कि बाकी के जो 9 गण हैं उन 9 गणों में आने वाली सारी धातुओं को मिला के भी इस संख्या तक वो धातुएं नहीं पहुंच पाती हैं। तो हम आज भ्वादिगण के बारे में बात कर रहे हैं। तो भ्वादिगण में जो विशेषता आती है, जो विकरण आता है, वो शप आता है। शप विकरण लगता है भ्वादिगण की धातुओं में। तो शप विकरण के वही श का लोप हो जाता है, प का लोप हो जाता है, शेष बचता है केवल अ। अर्थात धातु और जो प्रत्यय तीत अंत्य हमें लगाना है, तो धातु और प्रत्यय के बीच में एक अ लग जाता है। देखिए कैसे, जैसे पठ धातु में हम लगा रहे हैं तीत अंति, तो ये पठ हुई धातु और ये हुआ तिंग प्रत्यय। अब इस धातु और इस प्रत्यय के बीच में ये एक अ आता है, ये भ्वादिगण की विशेषता है। तो पठति नहीं बनेगा, पठ अ, तो ये ठ में अ जुड़ा, तो ये पूरा हो गया पठ और ति, और हमारे शब्द रूप बनते हैं पठति, पठतः, पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति। अब वो पठ में एक अ जुड़ा तो पठति, पठतः, पठन्ति, ऐसे रूप बनेंगे। चलिए हम देखते हैं कि ये रूप किस प्रकार बनते हैं। तो अब पहले हमने देखा था कि ती तह अंति हमें लगाना था। अब हमने पढ़ा कि भ्वादिगण की धातुओं में एक अ आगे लग रहा है, तो हमने सबके आगे अ लगा दिया। अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, और यहाँ उत्तम पुरुष में अ की जगह आ हो जाता है। बहुत सारे नियम है जो बड़ी कक्षाओं के लिए है, आप केवल इतना जानिए कि आमि, आवह, आमा। तो अब लट लकार वर्तमान काल भ्वादिगण की धातुओं के रूप बनाते समय हमको ये प्रत्यय लगाने पड़ेंगे। तीतः अंति लगाने से काम नहीं चलेगा। अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः। अब देखिए, जब हम इन्हें पठ धातु में लगा रहे हैं तो पठ का ठ हलंत था, उसमें अ जुड़ गया, तो ये पठ बन गया। तो अब हमारे रूप चलेंगे, देखिए इसको हम मिटा देते हैं। तो हमारे रूप चलेंगे पठति, पठतः, पठन्ति, अति, अतः, अन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, असि, अथः, अथ, पठसि, पठतः, पठथ, आमि, आवह, आमः, पठामि, पठावह, पठामः। चलिए एक बार आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामः। यहाँ पर एक बात और बताने चाह रही हूँ कि ये जो जितनी भी यहाँ मात्रा ई की है वो सब छोटी ई है
ह्रस्व ई है। पठति, आप लोग याद समय पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता इस तरह से बोलते हैं जो बिल्कुल अशुद्ध है। पठति, पठंती, पठसी, पठामी, इस तरह से इसका शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। चलिए अब जैसे हमने पठ के धातु रूप बनाए वैसे ही हम भ्वादिगण में आने वाली अन्य धातुओं के रूप भी अति, अतः, अंति को जोड़कर बना सकते हैं। चलिए हम एक दो धातु रूप बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये लट लकार वर्तमान काल में अब ये प्रत्यय लगने हैं भ्वादिगण में अविकरण के साथ। अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमह। देखिए अब जैसे हमने वहां पर पठ के रूप बनाए थे वैसे ही हम चल के बनाएंगे। चल का ल हलंत है, उस ल में अ जुड़ा तो चल हुआ। तो चलिए आप भी बनाइए मेरे साथ रूप। चलति, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलथः, चलथ, चलामि, चलावह, चलामः। इसी तरह खाद, खाद हलंत द और अ दोनों मिलकर पूरा द हो गया। खादति, खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथः, खादथ, खादामि, खादावह, खादामः। इसी तरह आप भ्वादिगण की सारी धातुओं के रूप ये अति, अतः, अंति इत्यादि जोड़कर बना सकते हैं। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावह, क्रीडामः। ये एक नियम हमने समझा। अब अन्य नियमों को भी हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो आइए देखते हैं अगला नियम। पर अगला नियम जानने से पूर्व हमें पहले यह जानना परम आवश्यक है कि लट्लकार वर्तमान काल के बने हुए इन भ्वादिगण के धातु रूपों का प्रयोग वाक्य में कैसे करते हैं और किस धातु रूप के साथ कौन से कर्ता का प्रयोग होता है। यद्यपि इसका विस्तृत विवेचन मैंने पाठ 2 में किया हुआ है, तो आप पाठ 2 पर जाकर आप उस वीडियो को अवश्य देखें। फिर भी संक्षेप में यहां पर मैं बताना चाहती हूं कि जो उत्तम पुरुष के कर्ता हैं वो अहम, आवाम, वयम माने अस्मत् शब्द के तीनों वचन अहम, आवाम, वयम इनके साथ उत्तम पुरुष की ही क्रियाएं लगेंगी। पठामि, पठावह, पठामह। और चूंकि लट लकार वर्तमान काल का है तो अर्थ होगा अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ती हूं। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते। वयम पठामह माने हम सब पढ़ते हैं, क्योंकि संस्कृत में धातु रूपों में लिंग भेद नहीं होता। त्वम पठसि ये मध्यम पुरुष के 3 कर्ता, त्वम, युवाम, यूयम मतलब युष्मत शब्द। त्वम पठसि माने तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। युवाम पठत तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो या पढ़ती हो। अब प्रथम उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के इन 2 कर्ताओं के अलावा मतलब अस्मद और युष्मत शब्द के अलावा संस्कृत में जितने भी सर्वनाम हैं या संस्कृत में जितनी भी संज्ञाएं हैं उन सारी संज्ञाओं के साथ प्रथम पुरुष की ये 3 क्रियाएं लगती हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यदि कर्ता संज्ञा है एक वचन में या सर्वनाम है एक वचन में तो पठति, सह पठति, सा पठति, तच्चलति, एषः पठति, एषा पठति, एतच्चलति, या फिर भवान पठति, भवती पठति, रामः पठति, सीता पठति। सबके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ती और इसका अर्थ होगा पढ़ता है, करता है, करती है, पढ़ती। वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। राम पढ़ता है, सीता पढ़ती। 2 होंगे तो पठतः और बहुत सारे होंगे तो पठन्ति, ते पठन्ति, ताः पठन्ति, तानि चलन्ति, तानि पतन्ति, एते पतन्ति, एताः पतन्ति, एताः पठन्ति, एताः लिखन्ति, बालकाः पठन्ति, छात्राः पठन्ति। तो इस तरह से प्रथम पुरुष का जो क्षेत्र है वो व्यापक हो गया है और सारे अस्मत् और युष्मत् को छोड़कर सारे संज्ञाएं और सारे सर्वनामों के साथ प्रथम पुरुष की
इन क्रियाओं का पठति पठता पठन्ति इन क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब हम जानते हैं नियम नंबर 2 जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ये दूसरा नियम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये नियम 2 कहता है कि कुछ धातुओं को विशेष आदेश हो जाते हैं और वो धातुएं इतनी आवश्यक हैं और इतनी प्रयोग में है कि हमें उन धातुओं का होने वाला विशेष आदेश मालूम होना बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर ही बहुत जरूरी है। तो देखिए, हम देखते हैं वो कौन कौन सी धातुएं हैं और उन धातुओं को क्या आदेश हो जाते हैं। जैसे गम धातु है, उसको गच्छ आदेश हो जाता है, तो रूप गमति गमतः नहीं बनते, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति ऐसे रूप बनते। स्था धातु को तिष्ठ आदेश हो जाता है और रूप बनते हैं तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, पर मूल धातु इसकी स्था कहलाती है। पा को पिब आदेश हो जाता है, पिबति पिबतः पिबन्ति। ऐसी अनेक धातुएं हैं जिनको कुछ विशेष आदेश हो जाते हैं, पर माध्यमिक स्तर तक कुल 8-10 धातुएं ऐसी हैं जिनकी जानकारी हर छात्र को होना आवश्यक है। तो आइए हम जानते हैं कि शेष वो और 8-9 धातुएं कौन सी हैं। देखिए, दा धातु को यच्छ आदेश हो जाता है, रूप चलते हैं यच्छति यच्छतः यच्छन्ति। हालांकि दा धातु के भी रूप चलते हैं, पर वो अन्य गण में जाती है और उसके रूप बनाने कठिन होते हैं। ददाति दत्तः ददति इत्यादि रूप बनते हैं। इसलिए दा के स्थान पर प्राथमिक स्तर पर यदि यच्छ का प्रयोग किया जाए तो भ्वादि गण में इसको हम चला सकते हैं यच्छति यच्छतः यच्छन्ति। सद माने बैठना, सद को सीध आदेश हो जाता है, सीदति सीदतः सीदन्ति। इसी तरह दृश्य देखना, दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। इश धातु इच्छा करना, चाहना, तो इश धातु को इच्छ आदेश हो जाता है, इच्छति इच्छतः इच्छन्ति। इसी तरह घ्रा माने सूंघना, इस धातु को जिग्र आदेश हो जाता है और रूप चलते हैं जिग्रत जिग्रत जिग्रंती। और पृच्छ माने पूछना, इसको पृच्छ आदेश हो जाता है और रूप चलते हैं पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। तो ये जो धातुएं अभी 9-10 मैंने बताई, ये अत्यंत महत्वपूर्ण धातुएं हैं। इनको हर बच्चे ने अपनी कॉपी में नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि इन धातुओं का प्रयोग जगह जगह होगा। अनुवाद करते समय भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी, पुस्तक पढ़ते समय भी इन धातुओं का प्रयोग उन पुस्तकों में होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप प्रत्यय इत्यादि बनाएंगे तब मूल धातु हमें यह मालूम होनी चाहिए। जैसे पश्चन शब्द में अगर पूछा कि इसका प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए, तो पश्चन शब्द का जो प्रत्यय है वो शत्रु प्रत्यय है, पर धातु पश्य नहीं लिखेंगे, हम वहां पर धातु लिखेंगे दृश्य। इसी तरह जैसे जिघ्र, जिघ्रन में धातु मूल धातु होगी घ्रा, घ्रा में शत्रु प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेगा जिघ्रन। तो ये धातु मूल धातुओं के नाम मालूम होना चाहिए और इन मूल धातुओं को क्या आदेश हो जाते हैं वह भी सभी छात्रों को मालूम होना परम आवश्यक है। चलिए, ये तो हो गए हमारे 2 नियम। अब हम तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम जानने के पहले आइए हम ये जो आदेश हुए, अभी गम को गच्छ आदेश हुआ तो उसके भी रूप चलाकर देखते हैं। देखिए, जब गच्छ आदेश हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गच्छ में अ जो अति जोड़ी है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। स्था को स्था के रूप चलाना होता तो कैसे चलाएं, आ है, पर स्था को तिष्ठ आदेश हो गया तो तिष्ठ में अति जोड़ा, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। सद को सीध हो गया, सीधति सीधतः सीधन्ति। जिग्र, घ्रा को जिग्र हो गया, जिग्रति जिग्रतः जिग्रन्ति। इस तरह से बड़ी आसानी से हम ये अति अतः अंति जोड़कर इन धातुओं को जो आदेश हुए हैं उनके रूप भी आसानी से चला सकते। तो आइए अब हम जानते हैं नियम नंबर 3। तीसरा नियम कहता है कि धातु के अंतिम अक्षर से जो पूर्व का स्वर है, जो अंतिम अक्षर से पूर्व का स्वर होता है उसको उपधा कहते हैं। तो धातु के अंतिम अक्षर से पूर्व का जो स्वर होता है उसको गुण हो जाता है।
मतलब यदि ई होगा तो उसको ए हो जाएगा, उ होगा तो उसको ओ हो जाता है, और री होगा तो उसको अर हो जाता है। हालांकि ई के उदाहरण प्राथमिक स्तर पर नहीं मिलते, पर उ और री के उदाहरण मिलते हैं, जिन पे हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए, पहले हम उ के उदाहरण देखते हैं। जैसे धातु होती है रूह, पर रुहते रुहतः रुहंती रूप नहीं चलते। ये चूंकि अंतिम अक्षर है ह, उसके पूर्व है उ। देखिए, इसके रूह को अगर हम तोड़ें, इसका हम पदच्छेद करें, तो र, उ और ह है। और हमारे नियम कह रहा है कि अंतिम अक्षर से पूर्व का जो स्वर है उसको गुण हो जाता है। तो अब ये जो अंतिम अक्षर से पूर्व का स्वर, जिसको उपधा कहते हैं, वो उ है, तो उ को हो जाएगा ओ। तो जब ये ओ र में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा रो। तो हमारी धातु का रूप बन गया रोह। और अब हम इसको जब चलाएंगे अति अतः अंति, तो बनेगा रोहति रोहतः रोहंती। इसी तरह बुध के उ को गुण हो गया तो बुध से हो गया बोध, और रूप चलेंगे बोधति बोधतः बोधंती। अब हम देखते हैं री के उदाहरण। री के उदाहरण भी बहुतायत से मिलते हैं। जैसे कृष माने खींचना या जोतना, है ना। हाँ, तो कृष धातु का जो उपधा का री है, उपधा का री मतलब देखिए श के पहले जो री आया है उसको क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो क्री को हो जाएगा कर, और ये श है तो रूप बनेंगे कर्षति, हर्षति, वर्षति। चलिए एक पदच्छेद करके हम देखते हैं। जैसे क धन री धन श, ये कृष धातु की स्थिति बनी। अब ये नियम क्या कह रहा है कि उपधा माने अंतिम वर्ण से पूर्व में जो री आता है उस री को अर हो जाता है, तो इस री को हो जाएगा अर। अब ये इस क में जब जुड़ेगा तो बनेगा कर, और ये श। अब ये वाला जो र है आधा, वो परंपरा है कि वो आधे र को ऊपर ले जाते हैं, तो ये धातु बनेगी हमारी कर्ष, हर्ष, वर्ष, और रूप चलेंगे कर्षति कर्षतः कर्षन्ति, हर्षति हर्षतः हर्षन्ति, वर्षति वर्षतः वर्षन्ति। आशा है आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आइए, एक नियम अभी हमको और जानना है। अगला नियम कहता है कि धातु का जो अंतिम स्वर है, अगर कोई धातु स्वरांत है, अभी तक तो हमने जो धातुएं देखी वो प्रायः हलंत थी, पर अगर कोई धातु स्वरांत है, माने धातु के अंत में कोई स्वर आ रहा है, तो अंतिम स्वर को गुण होता है। तो गुण केवल ई, उ और री को ही होना है, क्योंकि री के उदाहरण मिलते नहीं है। तो धातु का जो अंतिम स्वर है, अगर वो ई है तो उसकी जगह पर ए हो जाएगा, अगर वो उ है तो उसकी जगह पर ओ हो जाएगा, और अगर वो री है तो उसकी जगह पर अर हो जाता है। एक और नियम बता रहे कि गुण होने के बाद जो ए है उसको आय हो जाता है, और जो ओ है उसको अव हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे जी है, तो जी को हुआ जे, मतलब ई को हुआ ए, तो जी को हुआ जे। अब इस जे को जय हो जाता है। वो जय किससे होता है, वो अयादि संधि के नियम से होता है। देखिए, जी को जब जे हो गया, गुण हो गया, और ये आया जे धन अति, तो अब यहाँ अयादि संधि काम करेगी। ए के बाद अ आ रहा है तो ए की जगह पर अय हो जाएगा। जैसे ने के बाद अ आता था तो ने की जगह पर नए होके हम नयनम बनाते थे, ये अय हो गया। जी को हुआ जे, और फिर जे में जब हम अति जोड़ेंगे तो इस ए को हो जाएगा अय, अयादि संधि के नियम से, और रूप बनेगा जयति। इसी तरह नी को हुआ, नी के ई को हुआ ए, कह रहे ई के स्थान पर ए हो जाता है, तो नी को ए हुआ तो ने बना। अब ने के आगे जब अति आएगा तो ने के ए को अय हो जाएगा अयादि संधि के नियम से, और रूप बनेगा नयति।
ये दो हमने ई के उदाहरण देख लिए, अब हम ऊ के उदाहरण देखते हैं। जैसे भू, भू के ऊ को ओ हो गया और रूप बना भो अति। अब भो धन अति, तो यहां पर भी आयादी संधि का नियम काम करेगा। ओ के बाद अ आ रहा है तो ओ की जगह पर अब हो जाएगा, तो भो की जगह पर भव हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा भवति भवतः भवन्ति। अब री का उदाहरण देखिए। अब ये कह रहे हैं कि केवल ई को ए हो गया, ऊ को ओ हो गया और इन ए और ओ को अय और अब अयादी संधि के नियम से हो गया। अब हम री को देखते हैं। जैसे री, तो री की जगह पर अर हो गया, तो री की जगह पर हो जाएगा हर। अब यहाँ अयादी संधि का प्रसंग नहीं बन रहा है, तो इसलिए हर में सीधे सीधे अति जुड़ गया और हमारा धातु रूप बनेगा हरति हरतः हरन्ति। स्मृ, स्मृ के रू को अर हो गया तो स्मर हो गया और शब्द रूप धातु रूप हमारे बनेंगे स्मरति स्मरतः स्मरन्ति। आशा है आपको ये चारों नियम अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको समझ में आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि 10 गणों के विकिरण के विषय में एक वीडियो बनाया जाए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहां बात कर रही हूं मैं एक ऐसी धातु की जो भ्वादि गण की नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्राथमिक स्तर पर क्या माध्यमिक स्तर पर भी भ्वादिगण में इतनी सारी धातुएं हैं कि भ्वादिगण की धातुओं के रूप चलाकर ही हम वाक्य रचना कर सकते हैं और हमारा काम चल जाता है। पर मुख्य रूप से दो धातुएं ऐसी हैं जो भ्वादिगण की नहीं है पर जिनका प्रयोग हमको बार बार करना पड़ता है, तो उन दो धातुओं के शब्द रूप जानना, धातु रूप जानना हमको बहुत आवश्यक है। वो दो धातुएं हैं अस धातु और कृ धातु। तो अभी हम पहले अस धातु की बात करें कि यह अस धातु जो है ये भ्वादिगण की नहीं है, ये अदादिगण की धातु है और ये अदादिगण द्वितीय गण है। हाँ, वहां मैं एक बात बताना भूल गई कि वो जो 10 गण हैं उनको अपने नामों से तो जानते ही हैं, उनका एक नाम प्रथम गण, द्वितीय गण, तृतीय गण, चतुर्थ गण, ऐसे दशम गण तक उनका नाम है क्योंकि उनका क्रम निश्चित है। तो अगर द्वितीय गण कहा तो उसका मतलब है अदादिगण, अगर दशम गण कहा तो उसका मतलब है चुरादिगण। तो ये अदादिगण की धातु है और अदादिगण की धातुओं की विशेषता होती है कि धातु और प्रत्यय के बीच में कोई भी विकरण नहीं आता, अर्थात धातु से सीधे ही ती तह अंति जुड़ जाता है, वहां अति अतः अंति लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो अदादिगण के रूप देखिए किस तरह से चलते हैं। ये रूप चलते हैं अति अतः अदंति। तो जब हम अस धातु को अदादिगण की तरह चलाएंगे तो अति अतः अदंति की तरह ही अस्ति स्तः संति बनेंगे। हालांकि थोड़े अलग बनते हैं पर वहां भी व्याकरण के बहुत सारे नियम है, उस पर बहुत विचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। छोटी क्लास के बच्चों को आपको अस धातु के रूप याद कर लेने हैं। तो देखिए हम देखते हैं अस धातु के रूप कैसे बनते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए, अस्ति अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। अब अगली धातु हमको देखना है जिस पर मैंने चर्चा की, वो धातु है क्रू धातु। अभी अगली धातु जो है क्रू धातु, ये भ्वादिगण की नहीं है पर इसका प्रयोग बारंबार हमें वाक्य रचना करते समय करना पड़ता है, इसलिए इसके रूप याद करना भी छात्रों के लिए बहुत आवश्यक है। ये तनादिगण की धातु है। तनादिगण अष्टम गण है, 8वां गण है और इसका जो विकिरण है वो ऊ है, अर्थात धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में एक ऊ आ जाता है और ये ऊ एक वचन में ओ में बदल जाता है, मतलब एक वचन में इस ऊ को ओ हो जाता है, बाकी द्विवचन और बहुवचन में ऊ ही रहता है। तो तनादिगण की धातु के रूप देखिए किस तरह चलते हैं। तनोति, तनुतः, तन्वन्ति। देखिए
ये देखिए यहाँ पर ऊ को ओ हो गया तो तनोति हो गया, बाकी यहाँ ऊ ही रहा तनुतः। अब तनु अंति, तनु और अंति में ऊ और अ ये आपस में आए आसपास, तो यहाँ यण संधि का प्रसंग बना और ऊ की जगह पर वह हो गया और शब्द बना तनवंती, ऐसा धातु रूप बना। तो तनोति, तनुतः, तनवंती ऐसे रूप तन धातु के चलते हैं। और चूंकि कृ धातु भी हमारी तनादि गण की है, तो इसी तरह कृ धातु के भी रूप चलेंगे, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति जैसे। आइए हम इसके भी रूप याद करते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए आप, करोति। देखिए यहाँ पर ओ, ओ और ओ, माने एक वचन में तो ओ है, पर द्विवचन और बहुवचन में ऊ ही है। अब ये ऊ की जगह वो कैसे हो गया? वो संधि के नियमों से हो गया। तो आप तो इसको सीधे सीधे याद कर लीजिए। करोति, चलिए इसको पहले हम मिटा देते हैं और फिर हम इसे याद करते हैं। चलिए, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। फिर से बोलिए, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। अब ये भ्वादिगण की धातुओं के इन चारों नियमों को जानने के बाद और अस धातु और कृ धातु के रूप याद कर लेने के बाद प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर वाक्य रचना करने के लिए जितने धातु रूपों की आवश्यकता होती है, उतने धातु रूप आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं और बड़ी धारा प्रवाहिता से आप संस्कृत में वाक्य रचना कर सकते हैं। आशा है आपको भ्वादिगण की ये धातुएं और इन धातुओं को बनाने के रूप अच्छी तरह से रूप बनाने की जो टेक्निक है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक अन्य ज्ञानवर्धक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।